So today our topic is about Einstein theory, about the latest specific heat capacity for solids. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था सॉलिड्स के लिए भी, और उसको देखा था कि वो क्लासिकल थ्योरी जो है वो किस तरह से सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफ़ाइन करती है। उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि जो क्लासिकल थ्योरी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स के लिए, वो हाई टेम्परेचर में तो बिल्कुल वैलिड है और एक्चुअल रिज़ल्ट को शो करती है, जो कि एक्सपेरिमेंट डाटा से भी ही जो है वो मैच करता है। लेकिन जब बात आती है लो टेम्परेचर की और मोर स्पेसिफिकली अबाउट एब्सोलूट ज़ीरो पे, तो उस टाइम पे जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स की जो है वो कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट हमें शो नहीं करती, बल्कि वो तो ये शो कर रही होती है कि एट एब्सोलूट ज़ीरो पे जो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़ीरो हो चुकी है, जो कि एक्सपेरिमेंटली करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो फ्लॉ थे इसको दूर करने के लिए अबाउट 90 ईयर्स के बाद जाके आइंस्टाइन एक इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो दी। 1906 में आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ऑन दी बिहाफ ऑफ क्वांटम थ्योरी के, क्योंकि उस टाइम तक मैक्स प्लैंक की जो हमारे पास क्वांटम थ्योरी थी वो आ चुकी थी, और हमारे पास एक क्वांटम पैटर्न जो है वो किस तरह से हम उसको एटम को मोर प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर सकते हैं वो भी आ चुका था। तो बड़े स्मॉल सी इम्प्रूवमेंट्स के साथ हम क्लासिकल थ्योरी के ही रिजल्ट्स को आगे लेके चल सकते हैं, जो कि हमें आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। So as I explained that classical theory failed to explain that why at low temperature the specific heat of solid is zero। इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आइंस्टाइन ने 1906 में प्लैंक क्वांटम थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए इसको एक्सप्लेन किया, जिसकी जो बेस है वो बड़ी सिंपल सी है कि जो एटम है उससे एनर्जी एक डिस्क्रीट पैटर्न से रिलीज़ हो रही होती है, कंटिन्यूस पैटर्न में रिलीज़ नहीं हो रही होती। इसकी बुनियादी जो इसमें जो आपने चेंज करना है वो यही है कि अभी तक हम क्लासिकल थ्योरी में यही एज्यूम कर रहे थे कि हर एटम जो है वो अलग-अलग वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन एक कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। लेकिन क्वांटम थ्योरी के आने से हमें पता चला कि हर एक एटम जो होगा वो एक डिस्क्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करेगा, कंटिन्यूस मैनर में नहीं करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली एनर्जी, और हर एक जो एटम है जो वो अपने हिसाब से एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करेगा। तो यही इसकी बुनियाद थी, और इसी की बुनियाद पे जो सारे के सारे इसने जो अजम्पशन लिए इस थ्योरी में, वो बाकी सारे के सारे वही थे जो क्लासिकल थ्योरी में थे। सिर्फ एक चीज़ जो चेंज हुई वो ये थी कि हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होगी एटम के वाइब्रेशन से वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगी, बल्कि डिस्क्रीट मैनर में होगी। सिर्फ यही इसमें बुनियादी फ़र्क था। इस थ्योरी के जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन अजम्पशन है, वो सारी पहली तीन तो वही की वही हैं जो हमने क्लासिकल में भी देखी थी। नंबर वन, ऑल सॉलिड एटम्स आर इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर, के हर एक एटम जो है इस सॉलिड का वो अपने अपने अंदाज में फ्रीली तौर पे एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट कर रहा है। दूसरा इसका फीचर है कि हर एटम जो है उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो थ्री डायमेंशन में है, मतलब वो एक्स वाई अलोंग जो है वो वाइब्रेट कर सकता है। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम n है और हर एटम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन जाएंगी सारे के सारे एटम की वाइब्रेशन की, वो 3n होगी। और थर्ड पे हर एटम की जो वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी है, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के जब वो पूरे का पूरा सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होता है, तो सबकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो सेम है, और उसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। ये वी नहीं एग्जैक्टली लिखा जाएगा, थोड़ा टेढ़ा है, इसको हम न्यू बोलते हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। लास्ट पे जो फीचर है यहाँ पे फ़र्क आइंस्टाइन की थ्योरी में आया कि हमारे पास जो एनर्जी इस एटम की वाइब्रेशन से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगी, बल्कि एक डिस्क्रीट मैनर में होगी, और उसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं, दैट इज़ ई इज़ इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू एच न्यू। एच जो है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है सबकी।
इस पूरे के पूरे टॉपिक की डेरिवेशन को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमारे पास एक सिंगल एटम की जो वाइब्रेशन की एनर्जी है वो गिवन है, ये जो हमने फार्मूला देखा है E इज़ इक्वल टू n प्लस हाफ एच न्यू। अब यहाँ से हमने करना क्या है कि हम पूरे के पूरे सिस्टम की जो एवरेज एनर्जी होगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो कैसे करेंगे, हम बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन की जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का सारा फार्मूला था उसको हम यूज़ कर लेंगे, वो वाली सारी की एक्सप्रेशन जो है मैथमेटिकल। जब हमारे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग दी एवरेज एनर्जी विद द 3n। क्योंकि हर एटम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3n है, हमारे पास जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रही थी सिस्टम की वो 3n थी। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम वही एनर्जी होगी, तो हम उसको 3n से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और एट दी एंड हमें क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए तो हम वो फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास फार्मूला क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, CV = DE/dt। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसकी ये वैल्यू निकाली थी, ये कहती है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है सेकंड स्टेप से, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेंगे और वो डेरिवेशन करने से हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आ चुकी होगी। तो सिंपली ये 3 स्टेप हैं जो हमने पूरे के पूरे टॉपिक में फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है, हमने एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइंड करनी है। इसका सिंबल ये है ई बार, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका सिंबल। और ये इसकी इक्वेशन है, इसमें हम समेशन का साइन जो है वो यूज़ करेंगे। क्लासिकल में अगर आपको याद हो तो हमने इंटीग्रेशन जो है वो उसका सिंबल यूज़ किया था, लेकिन इस थ्योरी में हम समेशन का जो सिंबल है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, इंटीग्रेशन होता है किसी भी चीज़ का कंटिन्यूसली एमिट हो रहा होना और उसका ऐड हो रहा होना। समेशन जो है ये शो करता है, ये भी सम आपको शो करता है, लेकिन स्मॉल स्मॉल पार्ट में जो हम चीज़ को ऐड कर रहे होते हैं उसको ये शो करता है, इसलिए यहाँ पे हम समेशन का जो सिंबल है वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ये फार्मूला है एवरेज एनर्जी का, E एक्सपोनेंशियल इंटू माइनस E/KT। के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर को शो कर रहा है एंड E जो है वो सिंगल एटम की जो हमारे पास एनर्जी है वो शो कर रहा है। तो इसकी E की वैल्यू लगाने से जो कि हमारे पास n प्लस हाफ एच न्यू है, इस तरह जहाँ जहाँ पे E है वहाँ वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है एवरेज एनर्जी की वो ये बन गई। यहाँ पे इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए हम करते हैं कि ये जो एच न्यू ओवर के टी बार बार यूज़ हो रहा है, इसको हम एक्स के को रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं फ़िलहाल, ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो सिंपल हो जाए। सो ये सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को एक्सपेंड करने के लिए हम सिंपल करेंगे क्या, n की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 अप टू सो ऑन तक। तो जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद जब 1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह 2, इसी तरह 3 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो n की वैल्यू जो है वो पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी अप टू सो ऑन तक। मैं इस अब जो है एक्सप्लेनेशन को ई एक्स पी के बजाय सिंपल ई लिख रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी फिर उस तरह लेंथी हो जाएगा। सिंपल ई यूज़ में कर रहा हूँ इसका सिंबल, ऊपर बी और नीचे बी, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन सारी की सारी लिखी हुई है वो नीचे वाली सारी की सारी इक्वेशन का डेरिवेटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन दो फैक्टर्स को लें, ये वाले जो दो फैक्टर हैं, तो अगर हम देखें EX/2 का अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो तो ये हमारे पास आएगा, पहले एज इट इज़ ये होगा, उसके बाद हमारे पास जो पावर है उसका डेरिवेशन होगी। सो ये हमारे पास कुछ फार्मूला हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और दिस वन। सो ये आ जाएगा हाफ EX/2। सो ये वही टर्म है जो इसके ऊपर है। सेम इसी तरह E3/2x, इसका डेरिवेटिव जो है वो ये है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव ये है। इसी तरह आगे वाली जो टर्म्स भी होंगी वो इसी तरह ही होंगी। तो दैट्स मीन हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे वाली टर्म की डेरिवेशन की वाली टर्म जो है वो लिखी हुई है। और जब इस तरह का केस हो तो हमारे पास डेरिवेशन की प्रॉपर्टी है, उसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं। सो अगर
इस तरह से टर्म मौजूद हों कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो हम उसको लॉग की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसलिए हम इस सारी की सारी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, दिस वन। और अगर हम इसमें से EX/2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रह जाएगी, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर ये EX इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास दोबारा से ये वाला फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह 2x जब इससे होगा तो अगेन ये वाला फैक्टर आ जाएगा। सो इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये बेसिकली पूरी की पूरी एक टर्म ये है A और ये पूरी की पूरी टर्म एक है B। सो अगेन हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास है log इंटू AB वाला। इसको हम कैसे लिखते हैं, लोगारिथम की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो लॉग वाली तो हम उनको ऐड करके लिख सकते हैं। ये इक्वेशन जब हमारे पास बन गई, अब यहाँ पे हम इसका जब log EX2 को यहाँ पे लिख सकते हैं, एवरेज एनर्जी d/dx, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं x/2 प्लस log इंटू 1 प्लस EX प्लस E2x प्लस अप टू सो। अब क्योंकि हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है ये पूरी की पूरी एक्सपेंशन है, इसका कोई सलूशन हमने निकालना है और इसका अलहदा से सलूशन जो हमारे पास निकलता है पूरी की पूरी सीरीज़ का वो ये निकलता है। तो इसको हम इधर पुट करेंगे। सो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इक्वेशन की। अब हमने सिंपल जो है इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा और इसकी लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे और डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन ये बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर EX ऊपर है तो इसको अगर हम नीचे ले आएँ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि ये से डिवाइड हो सके, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और x की जगह हमने जो वैल्यू पुट की हुई थी, x की जगह हम दोबारा से H/KT अगर पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी कि एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है H/2 प्लस H/, एक्सपोनेंशियल माइनस H/KT-1। सो इसका मतलब है कि सिस्टम की जो काइनेटिक जो हमारे पास एवरेज एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है